तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर इकाई 1। चैप्टर का नाम है बच्चों प्राकृतिक संसाधन। इससे पहले बच्चों भूगोल के पहला चैप्टर इकाई 1 जो है बच्चों भारत संसाधन एवं उपयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, और इकाई 1 का आज हम लोग बच्चों को पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, तो आइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं बच्चों जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो इसमें लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है ना बच्चों। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। भूमि भी एक क्या है बच्चों, भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है ना। तो हम लोग पहले भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे। इसमें लिखेंगे बच्चों कि प्रकृति द्वारा है ना, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को क्या कहते हैं बच्चों, भूमि कहते हैं। कहता है आगे बच्चों भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, याद रखेंगे बच्चों। भूमि उत्पादन का कौन सा साधन है बच्चों, निष्क्रिय। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है बच्चों, भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। आगे कहता है बच्चों यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, याद रखेंगे बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखो बच्चों, कहता है कृषि वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। भूमि को बच्चों एक मौलिक संसाधन भी माना गया है, याद रखेंगे, भूमि को एक मौलिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कहता है, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। आगे है बच्चों भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर, है ना बच्चों, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है बच्चों, 43%। पूछेगा कि बच्चों देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है, तो यह हो जाएगा बच्चों 30%। या ऐसे भी पूछ सकता है कि देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर, है ना बच्चों, पठार का विस्तार है, तो यह हो जाएगा बच्चों 27%, याद रखेंगे बच्चों। इसमें देखते हैं आगे बच्चों, इसमें समझेंगे। कहता है बच्चों भूमि के लगभग 43% भाग पर, है ना, भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है ना। भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है बच्चों, 43% भाग पर, याद रखेंगे। भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है ना। कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी क्या है बच्चों, भूमि, जो लगभग 43% है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है कुछ पॉइंट। कहता है बच्चों भूमि के लगभग 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। ठीक है बच्चों, भूमि के लगभग 30% भाग पर किसका विस्तार है बच्चों, पर्वतीय का। ठीक है, याद रखेंगे, पर्वतीय भाग जो है बच्चों 30% है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कहता है देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन्य संपदा के कोष संचित है। 27% भाग में ही बच्चों खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं अन्य एवं वन संपदा के कोष क्या है बच्चों, संचित है। तो देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है बच्चों, तो 27% भूभाग पर जो है बच्चों पठार है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मृदा निर्माण के कारण, मृदा निर्माण। ठीक है बच्चों, मृदा का निर्माण कैसे होता है बच्चों, इसमें लिखेंगे असंगठित पदार्थों से निर्मित
असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है बच्चों? मृदा कहलाती है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। याद रखेंगे बच्चों, मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा एक क्या है बच्चों? मृदा एक जीवंत तंत्र है। याद रखेंगे। अब आता है बच्चों मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निर्माण किन किन कारणों से होता है बच्चों? तो हम लोग जानेंगे मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के कई कारण हैं बच्चों, जिसमें हम कुछ कारण को लिखे हैं, समझ जाएंगे। उच्चावच या धराकृति है ना बच्चों, उच्चावच या धराकृति से भी मृदा का निर्माण होता है। मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान के टूटने से भी बच्चों मृदा का निर्माण होता है। जलवायु से भी बच्चों मृदा का निर्माण होता है। वनस्पति से भी मृदा का निर्माण होता है। जैव पदार्थ से भी मृदा का निर्माण होता है। खनिज कण से भी मृदा का निर्माण होता है और समय से भी। ठीक है ना बच्चों। तो मृदा के निर्माण के कई कारण हैं जो इस प्रकार है। पूछेंगे कि बच्चों मृदा निर्माण के कुछ कारणों को लिखें, है ना। मृदा निर्माण के कुछ कारणों को लिखें, तो इसी में से कुछ कारणों को याद कर लेना है। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अब आता है बच्चों मृदा के प्रकार, है ना बच्चों। अब है आप लोगों को समझना मृदा के प्रकार। तो आइए इसमें देखते हैं बच्चों मृदा के प्रकार। भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है बच्चों। भारत में कुल 6 प्रकार की मृदाएं विकसित है, जिसमें पहला मृदा क्या है बच्चों? जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक है बच्चों। भारत में 6 प्रकार की मृदाएं विकसित है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। तो हम लोग बच्चों जलोढ़ मृदा में देखते हैं। ठीक है, पहले जलोढ़ मृदा देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा, तो इसमें लिखेंगे बच्चों नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत के मैदान में पूर्णतः कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों? तो उत्तर भारत के मैदान में पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों। आगे है इसी में बच्चों जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है ना। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना है बच्चों? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। याद रखेंगे। आगे कहता है बच्चों जलोढ़ मृदा का गठन सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है ना। जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बच्चों जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? तो धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। धुंधला, लालिमा और भूरे रंग का होता है। आगे देखो बच्चों, आगे है कहता है बच्चों आयु के आधार पर, है ना, जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है। पहला है बच्चों खादर, जिसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, और बांगर, जिसे पुराना जलोढ़ कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों, है ना, कि पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा, पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बच्चों बांगर, है ना, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। और पूछेगा कि बच्चों नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, कहलाते हैं। तो नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? खादर कहलाते हैं। ठीक है, इसको जो है इसी को बच्चों इस तरह से पूछा गया था, है ना, कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बच्चों खादर, है ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? खादर। याद रखेंगे बच्चों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कहता है बच्चों
जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है बच्चों, जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है बच्चों? तो इसमें जो है बच्चों, जलोढ़ मृदा में है ना, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं बच्चों? दियारा भूमि कहते हैं। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को बच्चों दियारा भूमि कहते हैं, है ना। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है तो दियारा भूमि। ठीक है बच्चों, मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है बच्चों दियारा भूमि। आगे है बच्चों काली मृदा, दूसरा था बच्चों काली मृदा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इस मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण होता है। कहता है बच्चों काली मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? काली मृदा का रंग होता है काला। किसके कारण काला होता है? तो वह होता है बच्चों एल्यूमिनियम, है ना बच्चों, एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण इसका रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है। इसमें आगे देखेंगे बच्चों, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कई बार पूछा गया है कि बच्चों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो वह मिट्टी कौन सी है बच्चों? तो वह मिट्टी है काली मृदा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है बच्चों काली मृदा को, याद रखेंगे। आगे कहता है जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है ना बच्चों। आगे देखेंगे, काली मृदा का विस्तार भारत में बच्चों, है ना, काली मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। काली मृदा का विस्तार बच्चों कितने हेक्टेयर भूमि पर है? तो 6.4 हेक्टेयर भूमि पर है, याद रखेंगे। कहता है बच्चों काली मृदा खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना बच्चों, तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। काली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है बच्चों? तो काली मृदा का विस्तार जो है बच्चों, है ना, तो काली मृदा का विस्तार जो है बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में है। ठीक है बच्चों, आगे कहता है बच्चों काली मृदा का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। काली मृदा का जो निर्माण होता है बच्चों मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, कहता है बच्चों काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर भी है ना। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, याद रखेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेगुर मृदा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। आगे देखते हैं बच्चों, काली मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। काली मृदा में कौन कौन सी फसलें अनुकूल मानी जाती है बच्चों? तो वह है गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तीसरा है बच्चों लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। इसमें लिखेंगे बच्चों इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है ना। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार जो है ना बच्चों सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें आगे लिखेंगे बच्चों इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है ना। तो बच्चों लाल एवं पीली मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल एवं पीली मृदा का रंग जो होता है बच्चों वह लाल होता है। ठीक है, लाल एवं पीली मृदा का रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जल योजन के पश्चात इस मृदा का रंग कैसा हो जाता है बच्चों?
तो पीले रंग का हो जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। लाल एवं पीली मृदा मूल रूप से ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बनते हैं। लाल एवं पीली मृदा का निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो लाल एवं पीली मृदा का निर्माण जो है बच्चों मूल रूप से ग्रेनाइट नील जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित होने से, है ना, या रूपांतरित होने से बनते हैं, याद रखेंगे बच्चों। आगे कहता है बच्चों, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है ना बच्चों। तो लाल एवं पीली मृदा का विस्तार कितना है बच्चों? तो यह है 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर, याद रखेंगे। चौथा है आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, इसमें लिखेंगे बच्चों, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है बच्चों? ग्रीक भाषा के किस शब्द से? तो लेटर शब्द से, याद रखेंगे बच्चों। जिसका शाब्दिक अर्थ है ना बच्चों, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? तो जिसका शाब्दिक अर्थ है ईट, याद रखेंगे। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ठीक है बच्चों, आगे है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर है ना। तो भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार कितने करोड़ हेक्टेयर पर है बच्चों? तो वह है 1.3 करोड़ हेक्टेयर, याद रखेंगे। आगे है बच्चों, लेटेराइट मृदा का रंग लाल है ना होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। और यह किसके कारण लाल होता है? तो एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है बच्चों, किसके कारण? तो एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? तो लाल होता है, याद रखेंगे। आगे है, लेटेराइट मृदा का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में विस्तार से शामिल है ना। तो लेटेराइट मृदा का विस्तार कहाँ है बच्चों? तो लेटेराइट मृदा का विस्तार जो है बच्चों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में लेटेराइट मृदा में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है ना बच्चों। कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु राज्यों में लेटेराइट मृदा में चाय एवं, है ना बच्चों, चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। आगे है बच्चों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मृदा में किसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है बच्चों? तो काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है, याद रखेंगे। पांचवा है आपका मरुस्थलीय मृदा। ठीक है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा, इसमें लिखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुआई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। आगे है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल या हल्का भूरा, याद रखेंगे। आगे है, मरुस्थलीय मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है बच्चों? तो पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आपका छठा है बच्चों पर्वतीय मृदा। छठा है बच्चों पर्वतीय मृदा। इसमें देखेंगे बच्चों पर्वतीय मृदा में
पर्वतीय मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है ना बच्चों। अब आता है बच्चों भूमि उपयोग। अगला हेडिंग है बच्चों आपका भूमि उपयोग, है ना बच्चों। अब हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग। तो 6 मृदा हम लोग पढ़ लिए बच्चों, है ना। तो अब आते हैं हम लोग बच्चों भूमि उपयोग में। तो बच्चों भूमि उपयोग निम्न वर्गों में रखे जाते हैं। भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में रखे जाते हैं बच्चों, है ना, जो इस प्रकार रखा गया है देख लेते हैं। वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, अस्थायी चारागाह एवं गौचार भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, है ना बच्चों। जिस भूमि का प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो वह कृषि योग्य बंजर भूमि होगा, ठीक है बच्चों। वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रति भूमि जहां 5 वर्ष से खेती न हुई हो, ठीक है बच्चों। शुद्ध बोई गई भूमि। तो इस प्रकार बच्चों भूमि उपयोग, है ना बच्चों, भूमि उपयोग निम्न वर्ग में रखे गए हैं जो इस प्रकार था। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, इसमें लिखेंगे बच्चों भारत में भू उपयोग को 2 प्रमुख कारण निर्धारित करते हैं, ठीक है बच्चों। भारत में भू उपयोग को 2 प्रमुख कारण निर्धारित करते हैं। पहला जो है बच्चों, पहला कारक है भौतिक कारक, है ना। तो भौतिक कारक, है ना बच्चों, भौतिक कारक के अंतर्गत, है ना, इसमें भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। भू आकृति, है ना बच्चों, भौतिक कारण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है बच्चों। भौतिक कारक के अंतर्गत, है ना बच्चों, भौतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित किसे किया जाता है बच्चों। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति एवं जलवायु तथा मृदा को जो है बच्चों सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा है बच्चों मानवीय कारक, है ना, दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो मानवीय कारक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। आगे है बच्चों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, याद रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल है बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। इसमें कहता है बच्चों, है ना, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है ना बच्चों। जम्मू कश्मीर, है ना बच्चों, जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, याद रखेंगे। आगे है भारत के वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। भारत के वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है, ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है बच्चों, 80% भाग पर। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। आगे है बच्चों किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है
है ना। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए, है ना, 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे है, वर्तमान में 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है। वर्तमान में बच्चों भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार किया जा चुका है? तो वह है 20% भूभाग। अब आता है बच्चों भू संरक्षण और भूक्षरण और भू संरक्षण। भूक्षरण किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, भूक्षरण किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, इसमें लिखेंगे भूक्षरण मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। और दूसरा है बच्चों भू संरक्षण। भू संरक्षण इसमें लिखेंगे मिट्टी के अपरदन क्षय, मिट्टी के अपरदन क्षय, ठीक है बच्चों, सॉरी, मिट्टी के अपरदन क्षय को रोकना ही भू संरक्षण कहलाता है। मिट्टी के अपरदन क्षय को रोकना ही भू संरक्षण कहलाता है। कहता है बच्चों उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। उड़ीसा, है ना बच्चों, उड़ीसा किसके कारण जो है भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है बच्चों? तो वनोन्मूलन के कारण, है ना। या ऐसे पूछेगा कि बच्चों वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार कौन हुआ है बच्चों? तो उड़ीसा। ठीक है, आगे है बच्चों गुजरात, राजस्थान, है ना बच्चों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से किसके स्तर को कुप्रभावित किया गया है बच्चों? तो वह स्तर है बच्चों भूमि के स्तर को जो है बच्चों कुप्रभावित किया गया है। आगे कहता है बच्चों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से किसका निम्नीकरण हुआ है बच्चों? तो अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, याद रखेंगे। अब आता है बच्चों पट्टिका कृषि, है ना। पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे बच्चों पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। अगला है बच्चों समुच्च जुताई, है ना। अगला है बच्चों समुच्च जुताई। इसमें लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में खेत की जुताई वृत्ताकार रूप से की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेत की जुताई वृत्ताकार रूप से की जाती है। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसे ही समुच्च जुताई कहते हैं। ठीक है बच्चों, मृदा अपरदन को रोकना ही क्या कहलाता है बच्चों? समुच्च जुताई कहलाता है। अगला है बच्चों फसल चक्र, है ना। फसल चक्र, इसमें लिखेंगे बच्चों फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में, है ना बच्चों, उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे, है ना बच्चों, इसे तिलहन के खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इतना लिख लेंगे बच्चों। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? तो इतना लिखेंगे। आगे है बच्चों एड्रीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है ना। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है बच्चों? एड्रीन, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह था बच्चों आपका इकाई 1 का क प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, अगला दिन बच्चों इसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जो है
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों, और यह वीडियो को ज़्यादा फैलाएं ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं वह एक बार वीडियो को अच्छा से देख ले, है ना। तो बच्चों अगला नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, है ना, अगले वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है।